कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कोई इतना हैवान हो सकता है, या कोई किसी बच्चे का इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है, या कोई अपने ही किसी रिश्ते को इतनी बेरहमी से दागदार कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम के रहस्य में आप सबका स्वागत है। कहानी कोलकाता से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक इलाके की है। बात फ्राइडे की। फ्राइडे का दिन था। शाम के वक्त पंकज और शांता, ये दो हस्बैंड वाइफ एक घर में रहा करते थे। कोलकाता से दूर हुगली डिस्ट्रिक्ट के कौन नगर इलाके में यह मामला है। तो कौन नगर में पंकज और शांता रहा करते थे। शांता एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और पंकज एक शॉप में कोलकाता में ही काम करते थे। कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर की यह बात है। उस वक्त दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर थे, शांता भी और पंकज भी। घर में सिर्फ था तो उनका 8 साल का बेटा जो 4th क्लास में पढ़ता था। शाम का वक्त था। उनके पड़ोस में उनका एक कजन रहा करता था। कजन को शाम को जब फ्री हो जाता था तो वो उस बच्चे जिसका नाम श्रेयांशु था उससे मिलने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए चला जाता था। फ्राइडे की शाम भी वह घर आया और श्रेयांशु के साथ खेलने के लिए उसके घर में दाखिल हुआ। उसे पता था कि उसके मम्मी पापा दोनों ही 6 बजे से पहले लौटते नहीं, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ उसकी चीखें निकल गई। वे बंदा होश आवाज खो बैठा और घर से बाहर भागता हुआ आया और जोर जोर से रो रही, चिल्लाने लगा और सबको इकट्ठा किया। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर घर के पास आए और अंदर दाखिल हुए और जिसने वो मंजर देखा सबकी चीखें निकल गई। घर के अंदर 8 साल के श्रेयांशु की लाश पड़ी थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। देखकर लगता था कि जिसने भी उसे मारा है बहुत बुरी तरह से मारा है। फौरन मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस की एक टीम आई। माँ बाप को घर कॉल किया गया। माँ बाप भी घर पहुंचे। अब उस बच्चे के जिस्म पर अलग अलग चोट के निशान, चाकू के निशान, एक गणेश जी की मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति के ऊपर भी खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति को ही उठाकर उसके सर पर मारा गया है। एक टेबल था, टेबल का कोने भी खून से सना हुआ था। इसका मतलब था कि उसके सर को उस टेबल से भी मारा गया है। किचन में इस्तेमाल होने वाला एक चाकू मौके पर पड़ा हुआ था। उस चाकू में भी खून उससे भी मारा गया था। तो मतलब सर पर अलग अलग चीजों से वार किए और फिर चाकुओं से वार किए। कातिल यकीन कर लेना चाहता था कि वह बच्चा मर जाए और उसे इस काम के लिए उसने हर वो पैंतरा अपनाया जिससे उसे लगता था कि ये बच्चा खत्म हो जाएगा। उस बच्चे की दोनों हाथों की नस कटी हुई थी जो कि उसने चाकू से काटी ताकि इतना खून बह जाए कि बच्चे की कोई बचने की गुंजाइश ही ना रहे। खैर, पुलिस आती है और माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सब सन रह गए थे। एक ही बेटा था। शादी 10 साल पहले हुई थी। 2 साल के बाद शादी के श्रेयांशु पैदा हुआ था और अब वह 8 साल का था। मामले की तफ्तीश पुलिस ने शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रूटीन सब चेक किए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं। इधर बच्चे का इस तरीके से घर के अंदर कत्ल आस पड़ोस के लोगों को भी सख्त नाराज किया। पुलिस के खिलाफ भी
वह लोग नारेबाजी पर उतर आए कि कातिल को ढूंढो। और माँ बाप का तो रोकर बुरा हाल हो ही चुका था, क्योंकि वह उनका एकलौता बेटा था जिसको इस तरह से घर में घुसकर मार दिया गया। अब पुलिस की एक जो कमिश्नर थे, उन्होंने एक सीनियर टीम बनाई। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और डॉग सर्वार्ड पहुंचा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तफ्तीश करती रही। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने फिर लगा कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। 4 साल का 8 साल का बच्चा जो चौथी क्लास में पढ़ता था, जिसकी कोई दुश्मनी नहीं, वो कोई भी उसे क्यों मारेगा। पर पुलिस को लगा कि शायद स्कूल में कुछ झगड़ा हुआ हो। माँ बाप से पूछताछ की गई तो माँ ने बताया कि पिछले हफ्ते स्कूल में एक सीनियर लड़के से उसका झगड़ा हुआ था और उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके ऊपर एक दूसरे में झड़प भी हो गई। श्रेयांशु के माँ बाप ने उस बच्चे के माँ बाप से कंप्लेंट भी की। अब उस बच्चे और उसके पेरेंट्स से भी बातचीत हुई, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो उस बच्चे को इस कत्ल से जोड़ सके, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ उस दिन उसका लोकेशन कहीं और है। अब पुलिस फिर से जीरो पर आ गई। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना घर से ही तफ्तीश की जाए, क्योंकि यदि कोई क्लू मिलेगा तो वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ घर से ही। पुलिस ने बड़ी बारीकी से घर की छानबीन शुरू की। जो सबसे पहली चीज पुलिस ने देखी वो थी कि घर में अंदर कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, मतलब कोई खिड़की दरवाजा तोड़कर कोई अंदर नहीं घुसा। गेट श्रेयांशु ने ही खोला था। इसका मतलब ये था कि श्रेयांशु उसको जानता था। दरवाजा अंदर से बंद था तो कोई खुद कैसे घुस सकता है। लेकिन यहां एक ऐसी चीज थी जिसने पुलिस को भी चौंकाया। दूसरी चीज पुलिस ने देखी कि बच्चे की लाश घर के अंदर तो पड़ी है, पर घर में कोई भी नहीं है, लेकिन घर का हर सामान अपनी जगह फिक्स है। कोई भी चीज, एक भी चीज किसी ने उठाया नहीं है। घर में कैश थे, कुछ गहने थे, वो भी अपनी जगह पर पड़े हैं। तो अगर मामला लूटपाट का होता तो फिर मौका था कातिल का, पर हाथ साफ करके भी जाता, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। तीसरा जो सबसे अनोखी चीज थी जिसने पुलिस के कान खड़े किए, वो ये था कि इस घर में एक पालतू कुत्ता था और वो कुत्ता हमेशा वही घर में रहता था। उस रोज भी वो कुत्ता वही था। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि अगर उन्हें लगता है कि कुत्ता थोड़े अलग तरीके से भौंक रहा है, जो कि वह भौंकता था जब वो किसी अनजान लोगों को देखता था, तो वो बाहर निकलकर पंकज या उनकी वाइफ शांता को आवाज देते थे कि देखो कुत्ता क्यों भौंक रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्राइडे की दोपहर 2 से 4 के बीच में उन्होंने कुत्ते को भौंकते हुए सुना ही नहीं। तो कुत्ता नहीं भौंका, घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं, इसके अलावा घर में लूटपाट नहीं थी। पर कातिल कौन था? कातिल एक छलावा बन चुका था और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, किसने इस भयानक और इस दर्द भरे मर्डर को अंजाम दिया है। अब पुलिस के लिए बड़ी अजीब चीज थी कि 3 पहली घर के अंदर फोर्स एंट्री नहीं, कोई जबरन घुसा नहीं, दूसरी घर के अंदर कोई लूटपाट नहीं हुई, सारी चीजें कीमती अपनी जगह पर है, और तीसरी कुत्ता भौंका नहीं। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, और वह ये कि कातिल जो भी है इस घर को जानकार है, यानी
वह अक्सर इस घर में आया करता होगा और इसलिए उसे घर की एंट्री एग्जिट सब मालूम, और इसलिए खास तौर पर उस कुत्ते ने उसको देखकर भौंकना जरूर नहीं समझा, क्योंकि अगर अनजान शख्स होता तो कुत्ता जरूर भौंकता। अब इन छोटी छोटी चीजों को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। माँ बाप से बातचीत हुई, पूछताछ हुई, कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी दौरान पुलिस वालों ने आस पड़ोस के तमाम लोगों के फोन नंबर लिए, पेरेंट्स के भी नंबर लिए कि शायद इनके मोबाइल के जरिए कुछ ऐसे नंबर पता चले जिससे इनकी किसी से दुश्मनी हो और कोई कातिल तक इस नंबर को पहुंचा सके। नंबरों को ट्रैकिंग पर डाल दिया गया। पंकज और शांता के नंबर भी लिए, पड़ोसियों के भी नंबर लिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। बात बढ़ गई और दिन बीतते गए। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक मासूम का कत्ल इतनी बेरहमी से क्या हुआ, क्यों क्यों और कैसे, जवाब किसी का भी नहीं था। उधर माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। पुलिस परेशान हो चुकी थी, ऊपर से प्रेशर आ रहा था। एक चीज तो तय थी कि ये सब जिसने भी किया है वो घर का जानकार है, लेकिन कौन? इस दौरान घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाले, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी चीज या लीड नहीं मिला। तब भी पुलिस ने कहा कि अगर घर के आसपास नहीं तो थोड़ी दूर और थोड़ी दूर सबके कैमरों के सीसीटीवी फुटेज निकाले। टाइमिंग मैच की गई और 2 से 4 बजे के बीच जो लोग इस कॉलोनी के आसपास दिखे उन सब ने पूछताछ की। अचानक इस गांव के एक्स प्रधान पूर्व प्रधान के एक रोज पुलिस को फोन आया। उन्होंने कहा कि साहब, मेरे घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा लगा हुआ है और वह पूरी सड़क को कवर करता है, और जो भी शख्स इस कॉलोनी में दाखिल होता है या वापस जाता है वे सारे लोग रिकॉर्ड हो जाते हैं। पुलिस ने कहा, भाई वो सारी फुटेज दे दो। प्रधान ने पुलिस को सारी फुटेज दे दी। उसको देखना शुरू किया। कोई ऐसा क्लू मिला नहीं रहा था, लेकिन वो टाइमिंग वाली बात थी। वो पुलिस को ध्यान आया। उन्होंने कहा, आप देखो कि 2 से पहले इस इलाके में कौन आया और 4 के आसपास कौन निकल रहा है। जितने लोग कैमरे में कैद होते हैं उन सबको एक एक कर देखना शुरू किया गया। गांव के प्रधान को बिठाया गया और पूछा गया कि आप इनको जानते हो या नहीं। एक एक को जानकारी ली गई। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज को जब गहराई से देखा गया तो अचानक एक जगह पर इस कैमरे में एक महिला जाती हुई दिखाई देती है। जो फुटेज है वो आप भी देख सकते हैं। अब यह महिला थोड़े तेज कदमों में चल रही है। एक हाथ में इसके बैग है, लेकिन चेहरे पर मास्क है। अब मास्क, आजकल कोरोना का टाइम था तो उस वक्त मास्क सबने लगाए होते थे, पर उस वक्त थोड़ा कम हो चुका था तो मास्क बहुत कम लोग लगाते थे। पर मास्क उसने लगाया हुआ था तो उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस को एक और सुराग ये मिला कि उस औरत का भी टाइमिंग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है जब ये मर्डर हुआ। उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने शांता और पंकज को पुलिस स्टेशन बुलाया, पर शांता ने उस औरत को देखकर साफ इनकार कर दिया कि वो उसे नहीं जानती। थोड़ा और जूम करने के बाद पंकज ने उस औरत को पहचान लिया कि ये औरत मेरी पत्नी शांता की दोस्त है और इसका नाम है इफत परवीन, जो हमारे घर से 17 किलोमीटर दूर
रहती है। पुलिस ने सोचा कि शांता ने इसे क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि वो शांता की दोस्त। पुलिस ने उन दोनों को जाने से कह दिया और बाद में इफ्तन परवीन की कॉल डिटेल्स निकाली। पहले तो पुलिस को लगा कि पंकज और इफ्तन में अफेयर हो सकता है और इसलिए दोनों ने मिलकर उनके बच्चे को ही जान से खत्म कर दिया। कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसा सामने आया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। इफ्तन परवीन और शांता के बीच लगातार बहुत बातें होती थी। 12-12, 1-1, 2-2 बजे बहुत बातें होती थी और पुलिस ने इफ्तन परवीन को गिरफ्तार कर लिया और सख्त पूछताछ करने के बाद इफ्तन परवीन टूट गई और उसने अपने साथी का नाम उगल दिया। और उसका साथी कोई और नहीं, उसके साथी का नाम था शांता। शांता प्रियांशु की माँ, खुद की सगी माँ, जिसने इफ्तन परवीन के साथ मिलकर अपने 8 साल के बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। पर कुछ सवाल थे और वो सवाल अभी तक गूंज रहे थे, जिसका जवाब शांता ने दिया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले, फ्राइडे से 1 या 2 दिन पहले, शांता और दोनों घर में ही थे। बच्चे को स्कूल से जो वक्त होता था उसके आने से पहले ही, लेकिन दोनों ऐसी हालात में थे कि वे भूल ही गए कि श्रेयांशु घर लौटने ही वाला है। इसी दौरान श्रेयांशु घर में अंदर दाखिल हो जाता है। उसने अपनी माँ और मौसी को एक ऐसी अजीब हालत में देखा। जब ये देखा तो माँ और मौसी ने भी श्रेयांशु को देख लिया कि बच्चे ने उन्हें देख लिया है। अब वो दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि क्या वो बच्चे से अब नजर कैसे मिला पाएंगे। दूसरा, शांता को यही डर भी था कि कहीं वो पंकज को बताना, उसकी पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो एक इज्जत बचाने के लिए दोनों ने तय किया कि इससे पहले कि यह मुंह खोले और जमाने को कुछ बताए, इसी को खामोश कर देते हैं। और इसी के बाद फ्राइडे को खुद इफ्तन परवीन और शांता, जो उसकी माँ थी, और मौसी इफ्तन ने मिलकर उसके सर को दीवार पर मारा, टेबल पर मारा, गणेश जी की मूर्ति से उसे मारा। और जब वो बेहोश हो गया तो उसकी हाथों की नसें काट दी और जब उन्हें लगा कि वो मर चुका है, तब उसे सर को जमीन पर तेज तेज पटकना शुरू कर दिया। और जब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि वे खामोश हो चुका है, तब उन्होंने खामोशी से निकलना जरूरी समझा। दोनों उस घर से निकल गईं, पर इफ्तन इसलिए कैमरे में रिकॉर्ड हुई क्योंकि वह जिस रूट से उसे घर जाना था वह मेन सड़क थी, जहां से उसे आगे चलकर बस पकड़नी थी। इसलिए उसकी माँ इसलिए कैमरे में कैद नहीं हो पाई क्योंकि उसे दूसरी तरफ से जाना था, जिधर कैमरा नहीं था। और उसका करीब वह अक्सर लंच के दौरान में ही घर भी आया करती थी, जिससे ऑफिस में भी किसी को शक नहीं हुआ। 4th क्लास के इस बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया गया क्योंकि उसे एक राज पता चल गया। एक ऐसा राज जो उसने सिर्फ देखा था और शायद यही उसकी गलती बन चुकी थी। एक ऐसे राज को छुपाने के लिए माँ और मौसी ने उसका कत्ल। एक राज, एक ऐसा राज, शायद यदि शांता पंकज से बात करती तो शायद श्रेयांशु बच जाता। मैंने शुरू में ही कहा था कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा जो शर्म से शर्मसार ना हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।